Hi students, welcome everyone. We are back again with our second topic that is double fertilization. So students, आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से जब मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो आपस में कैसे उनका फ्यूजन रहता है और किस तरह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर यानी कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर दैट, इफ एनीबडी has seen me for the first time, अगर आप लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो मेरा नाम है तमसा त्यागी. आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर ऑन रैंक प्लस एंड यहाँ पे आप लोग मुझसे मिलेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, CUT प्रिपरेशन एज वेल एज योर नीट प्रिपरेशन. सो आप लोगों की मदद करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ. आई हैव डन माई मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री. 5 years से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टॉट thousands of students on the online platform. So students, मेरी ये जो experience है वो definitely आप लोगों के काम आएगा. and आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में और start करते हैं अपने टॉपिक के साथ, that is double fertilization. So पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बोला था कि बेटा जब भी आप लोग मेरी क्लास में आएंगे तो आप पुराना जरूर रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि जब तक आप पुराना रिवाइज नहीं करके आएंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि what is the flow of the chapter. Okay. सो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी मार्क्स स्कोर करना, नीट तो देखो बेटा मुश्किल होता ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको स्कोरिंग बहुत आसानी से हो जाती है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल अगर आप लोग अपना फ्लो मेंटेन नहीं कर रहे, अपना होमवर्क नहीं करके आ रहे, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी. ठीक है, तो मैंने आप लोगों से सिर्फ एक प्रॉमिस मांगा था कि आप लोग क्लास में आने से पहले जरूर रिवाइज करके आएंगे. आई रियली होप दैट यू हैव रिवाइज्ड. नाउ अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. तो बेटा जी ये क्या रहता है? जब हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि वहां पे ऑटोगेमी देखने को मिलती है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑटोगेमी के बारे में. यस और नो, क्या रहता है ऑटोगेमी? जहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेम फ्लावर के अंदर आपको पॉलिनेशन देखने को मिलता है. जब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी, राइट. सो ऑटोगेमी में आपका सेम फ्लावर रहता है ना, और उसी फ्लावर के अंदर क्या रह रही है? आपकी पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि मेल गैमीट भी वहीं पे है और फीमेल भी वहीं पर है. ठीक है, उसी फ्लावर के अंदर सेम उसी प्लांट का जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा के ऊपर फॉल होते हैं, राइट. एंड दिस इज नोन एज व्हाट? इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ऑटोगेमी. अब देखो इस ऑटोगेमी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम आती है? जब बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक बार बार क्या हो रहा है? सेम फ्लावर के अंदर वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा? एक समय के बाद बच्चे वहां पे क्या आने लगती है? स्टेरिलिटी आने लगती है. सो बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है. सो आफ्टर अ कॉन्टिन्यूस कई जनरेशन तक वहां पे जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है? वहां पे वो पर्टिकुलर जो प्लांट की स्पीशीज होती है वो क्या हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है. स्टेराइल का मतलब, सो आफ्टर continuous self fertilization the plant species becomes sterile. Okay, plant species becomes sterile and इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? ये जो स्टेराइल हो जाते हैं,
स्टेराइल का मतलब होता है कि यहाँ पे अब फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ ये जो स्टेराइल होता है इसका मतलब क्या होता है, नॉट केपेबल ऑफ फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है, नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चे, मतलब अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं बचेगी। तो बार बार जब वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर बार बार एक ही प्लांट स्पीशीज के अंदर पॉलिनेशन होगा, धीरे 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 कुछ जनरेशन के बाद में जो उसकी रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है बच्चे, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ऐसे प्लांट स्पीशीज क्या हो जाती है, स्टेराइल। बात समझ में आ गई आप सभी को? एंड दिस प्रोसेस, ये जो धीरे धीरे स्टेरिलिटी आ जाती है प्लांट्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ में आ गई, यस और नो? तो भाई आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब आपको ये पढ़ाया जाता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, है ना, ये पढ़ाया जाता है ना कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी होता है किसी भी स्पीशीज में, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कुछ भी हो, क्यों जरूरी होता है, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ताकि जो है आपका जो स्पीशीज है वो एक के बाद एक जनरेशन बढ़ती रहे, तभी तो नेचर बचेगा, नहीं तो ऐसे तो नेचर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, अब इसको क्या करना होता है, नेचर में अवॉइड करना होता है। कोई भी प्लांट स्पीशीज या कोई भी नेचर में ऐसे स्पीशीज नहीं होगी जो ये नहीं चाहेगी कि हमारी स्पीशीज आगे बढ़े। सब चाहते हैं ना कि हमारी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे, तो भाई ये प्लांट्स भी चाहते हैं, कि हमारी स्पीशीज बढ़ती रहे आगे और नेचर इसी तरह बरकरार रहे। तो इसीलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए कुछ तरह की टेक्निक्स, है ना, इनबिल्ट रहती हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती हैं, जो कि क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं, ताकि वहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑटोगेमी ना हो। उन्हीं टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वही जो डिवाइस इनबिल्ट रहती हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स और सर्टेन प्रोसेस, कुछ ऐसे प्रोसेस रहते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं। अब बेटा डिवाइस से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई मोबाइल कैमरा होगा, है ना, या कोई लैपटॉप है, या फिर वहां पे कोई ऐसी डिवाइस है जो वो चला रही है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे प्लांट्स के ही कुछ ऐसे सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे, कुछ ऐसे तरीके होंगे जो क्या करेंगे, which prevents self fertilization, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कई तरह की आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखने को मिलती है, दैट इज कि जो आपका पॉलन ग्रेन है ना, ठीक है, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों को आपस में एक दूसरे के नजदीक आना है, ठीक है, उसके लिए, और उसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ये हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। बट उस प्रोसेस को होने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। क्या? एक तो सबसे पहले बेटा पॉलन ग्रेन्स वहां झड़ेंगे। जब तक पॉलन ग्रेन्स झड़ेंगे नहीं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज नहीं होंगे, तब तक वो लैंड कैसे करेंगे? सो पॉलिनेशन होने के लिए दो चीजें क्या जरूरी होती हैं? पॉलिनेशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी है पॉलेंस का रिलीज होना, है ना भाई। जब तक पॉलन रिलीज नहीं होगा क्या पॉलिनेशन हो सकता है? नो। नाउ सेकंड चीज क्या जरूरी है? अब पॉलेंस झड़ भी गए
पर क्या स्टिग्मा वहां रेडी है उन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या वहां स्टिग्मा तैयार है? यानी कि स्टिग्मा का मैच्योर होना भी जरूरी होता है। स्टिग्मा मैच्योर होती है, इसके लिए एक और शब्द यूज करते हैं, रिसेप्टिव। यानी कि इसके अंदर जब तक इतनी ये मैच्योर नहीं होगा, रिसेप्टिव नहीं होगा, जब तक पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए और फर्दर वहां पे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए, तब तक ना तो पॉलन्स रिलीज होने का फायदा है, ठीक है। और मान लो कि आपकी स्टिग्मा रिसेप्टिव है, मैच्योर है, ठीक है, स्टिग्मा तैयार है कि आ जाओ पॉलन ग्रेन्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिनेशन वो करते हैं, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, पर पॉलन्स अभी तक रिलीज ही नहीं हुए, आई एम सॉरी ठीक है, तो पॉलन्स अभी तक रिलीज ही नहीं हुए। तो इसलिए इस बात से आप क्या समझते हैं बच्चे, दोनों चीजों का, मेल और फीमेल का साथ में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, ठीक है। एक तैयार है दूसरा नहीं है, या ये तैयार है ये तैयार नहीं है, तो पॉलिनेशन का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इसीलिए इन दोनों का, है ना, आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं। तो अगर उसके लिए मान लो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे इनकी सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं, है ना, या तो ये रिलीज हो गया पर ये नहीं हुआ, या ये रिलीज हो गया पर ये नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है जो नेचुरली प्लांट्स में पाया जाता है, ताकि वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। सो इसी को हम क्या कहते हैं, डिचोगेमी। बात समझ में आई? वेयर pollen release and stigma receptivity are not synchronized, उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। pollen रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा इज नॉट रेडी, ठीक है, स्टिग्मा अपने नखरे दिखा रही है, स्टिग्मा इज रेडी, अब pollen तैयार नहीं है, अब pollen ने चश्मा लगा लिया कि भाई जाओ भाड़ में, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा भैया, पॉलिनेशन भी नहीं होगा, है ना, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इससे क्या होता है, इससे हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाती है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज वन ऑफ द तरीका, वन ऑफ द मेथड। नाउ ये दो तरह से पाई जाती है, दो टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं। सो वन इज प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री में प्रो का मतलब आप लोग जानते हो, हाँ, प्रो का मतलब आप लोग जानते हो, प्रो मीन्स पहले, ठीक है, प्री, प्रो, बायो में पता है ना इनका मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है पहले, है ना। तो जब एंड्री शब्द मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां एंड्रो शब्द आएगा, एंड्रो शब्द जहां आएगा, दैट ऑलवेज कंसिडर टू द मेल, एंड गाइनो शब्द जहां आएगा, गाइनी, गाइनो, ये हमेशा फीमेल से रिलेट करती है। बात समझ में आई? सो एंड्रो शब्द आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले मेल्स रिलीज हो जाते हैं, मेल्स पहले, यानी कि यहाँ पॉलन रिलीज पहले हो जाता है, बट स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव येट। स्टिग्मा अभी तक भी तैयार नहीं है, स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, अभी तक भी स्टिग्मा तैयार नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगेन प्रोटोगाइनी में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टिग्मा पहले तैयार हो जाती है, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, बट बच्चे पॉलन नॉट रिलीज्ड। बात समझ में आई? पॉलन अभी तक भी रिलीज नहीं हुआ। ये सबको क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया व्हाट इज डिचोगेमी, यस और नो? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस की, जो है हमारी हर्कोगेमी,
ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि मैम ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। बच्चे ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दी गई, यस यू आर राइट, बट ये पॉइंट्स एग्जैक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैंने ये टर्म्स आपको इसलिए बता दी ताकि आपको नीट में भी ये याद आ जाए, है ना। दोबारा जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये टर्म्स वहां पे पढ़ाऊंगी, बट एग्जैक्टली यही चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। बस वहां टर्म्स नहीं दी, तो टर्म्स मैंने बता दी क्योंकि नीट एग्जाम भी तो देना है, यस और नो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट एनसीईआरटी का है यहाँ पे। अगर आपको अभी टर्म्स नहीं भी याद हो रही कोई बात नहीं, बट जब आप नीट वाले चैनल पे आओगे दोबारा से आपको ये टर्म्स वहां पढ़ाई जाएंगी, क्लियर है। चलिए, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस। अब देखो ये बहुत बढ़िया तरीका है यार, एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे से इतना दूर कर दो, है ना, कि वो आपस में मिल ही ना पाए। भाई नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अगर एक लड़का और एक लड़की को डेट पे जाना है, ठीक है, अगर उनको डेट पे जाना है, राइट, तो अगर लड़का पहले आ गया, लड़की समय पे पहुंची नहीं, वो नाराज होके चला गया, डेट नहीं हो पाई, ठीक है। उसी तरह लड़की पहले आ गई, लड़का टाइम पे नहीं पहुंच पाया, कहीं फंस गया ट्रैफिक जाम पे, तो भी उनकी डेट नहीं हो पाई। बात समझ गए। तो वो क्या प्रोसेस रहा, वो हमारा रहा जो अभी मैंने लास्ट आपको बताया था, डिचोगेमी, डिच कर दिया भाई, ठीक है, ऐसे याद कर लो, डिच कर दिया, डिचोगेमी, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हरकोगेमी में क्या हो रहा है कि दोनों इतना फासला है ना, कैसा फासला है, दोनों अलग अलग देश में रह रहे हैं या अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, तो तब भी उनकी डेट पॉसिबल नहीं हो पा रही। बात समझ गए। सो दिस इज अनदर मेथड बाय व्हिच द सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, सो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस पे आ गए आपके। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सुंदर सा फूल है, ठीक है, ये आपका एक सुंदर सी कंट्री है, ठीक है, पर दो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। ये आपके इतनी दूर आपके ये रह रहे हैं मेल, है ना, और फीमेल आपका यहाँ एकदम सेंटर में है, तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, इनसे ट्रैवल नहीं हो पा रहा इतना डिस्टेंस। ये आपके बीच में क्या आ गई, फीमेल पार्ट, ठीक है। सो ये एंथर्स के पॉलेंस तो रिलीज हो रहे हैं, मान लो इनके पॉलेंस झड़ रहे हैं, पर ये डिस्टेंस काफी फासला हो गया है यहाँ पे कि ये इसके ऊपर लैंड नहीं कर पा रहे। सो ये डिस्टेंस जो होता है, अगर डिफरेंट पोजीशंस पे रहेंगे तो इनके बीच में फासला क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका पॉलिनेशन अगेन रुक जाता है। बात समझ में आ गई, यस और नो। इसी तरह अगर वहां पे क्या है कि दोनों की लेंथ अलग अलग है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी XYZ रीजन आ गया, ठीक है, कि हाइट के इश्यूज आ गए भाई, ठीक है, हाँ, अभी तक मोबाइल पे चैट हो रहा था, बाद में जाके देखा, पता चला ओ लड़की तो इतनी लंबी है, लड़का छोटा है, उसको पसंद नहीं आया, ये लड़का इतना लंबा है, लड़की बहुत छोटी है, तो आपस में उनका मेल नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, समझ गए, बात समझ गए। तो हाइट का इशू आ गया, क्या इशू आ गया, यहाँ हाइट का इशू आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हाइट के इशू में बच्चे, मान लो ये आपका क्या है, दिस इज योर, ये आपका पिस्टल हो गया, ठीक है। अब एंथर्स यहाँ कहाँ है, एंथर्स यहाँ पे इस तरह से हैं, ये एंथर्स इस तरह रहते हैं बहुत छोटी हाइट पे। अब ये एंथर्स अपने पॉलन ग्रेन्स बेचारे रिलीज तो कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स अपने रिलीज तो कर रहे हैं, बट इतनी ऊंची हाइट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या हो जाता है, अगेन प्रिवेंट हो जाता है। क्या यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नो, क्योंकि दोनों के क्या हो गई, हाइट्स में डिफरेंस आ गया। तो जब स्टाइल्स की हाइट में डिफरेंस होता है, ठीक है, आपके जो स्टाइल होता है कई बार बहुत लंबी होती है, कई बार उल्टा भी हो सकता है कि ये स्टाइल आपका बहुत छोटा है और आपके जो फिलामेंट्स है वो बहुत लंबी लंबी है, तो इट कैन बी वाइज वर्सा ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी वाइज वर्सा ऑल्सो। सो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द डिवाइस बाय व्हिच द प्लांट्स
प्रिवेंट व्हाट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये भी एक तरीका है जिससे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेट्रोस्टाइली, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मीन्स द लेंथ ऑफ द स्टाइल। स्टाइल पता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, यहाँ स्टाइल की बात हो रही है, ठीक है। या तो स्टाइल बहुत लंबी है या बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द फिलामेंट। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, नाउ अनदर मेथड इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या रहता है बच्चे, देखो सेल्फ मतलब विद इन, खुद के ही अंदर, क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी, नाम से ही मतलब समझ में आ जाएगा। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब आपस में मेल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, जोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आपस में यहाँ पे जो मेल और फीमेल है उनकी नहीं बन रही है, मेल और फीमेल की आपस में नहीं बन रही है, ठीक है, इनकी लड़ाई है आपस में, और इसीलिए यहाँ पे ये एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी नहीं है। हेंस इससे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये ऐसा कैसे होता है, क्यों नहीं है कंपैटिबल, है ना, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये बताते हैं कैसे होता है बच्चे। देखो जब यहाँ पे आपका पिस्टल के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके इस तरह से क्या करते हैं, लैंड करते हैं, ठीक है, जब इस तरह से यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, तो बच्चे जब ये पॉलन ग्रेन्स उसी सेम प्लांट के होते हैं, सेम स्पीशीज के होते हैं, तो उस केस में इट विल नॉट अलाउ द सेल्फ पॉलन टू जर्मिनेट, है ना, जो उसी सेम स्पीशीज का पॉलन आता है ना, टू जर्मिनेट, ये वहां पे जर्मिनेट नहीं करने देगा। हेंस उससे क्या होता है, सेल्फ पॉलन जब यहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा तो पॉलिनेशन फर्दर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो हेंस इट विल अवॉइड दी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? तो ये इनके अंदर इस तरह से इनकम्पैटिबिलिटी रहती है कि अगर कोई दूसरे पॉलन ग्रेन आके लैंड हो रहा है, मान लो अगर किसी दूसरे प्लांट का पॉलन आके लैंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब अलाउ होने देगा, ओनली इफ इट इज कंपैटिबल। अगेन आई एम एडिंग द वर्ड इफ इट इज कंपैटिबल, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलन, ठीक है, पर हाँ अगर दूसरी स्पीशीज के हैं और कंपैटिबल है तो यहाँ पॉलन ट्यूब जा सकती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, पर अगर सेम स्पीशीज का है तो नॉट कंपैटिबल। इस तरह की डिवाइस जब कुछ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट आपका डाइक्लाइनी। सो डाइक्लाइनी में बेसिकली क्या होता है, हाँ, सो डाइक्लाइनी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगेन ये पॉइंट भी आपका एनसीईआरटी में, ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, कि नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलन रिसेप्टिविटी एंड योर पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या मेंशन है वहां पे कि दोनों की लेंस अलग अलग होती है, ठीक है, स्टाइल की अलग अलग लेंस होने के कारण, डिफरेंट पोजीशंस होने के कारण, देन आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, और ये भी एक वहां पे मेंशन किया है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रोडक्शन रहती है, ठीक है, ओके। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रोडक्शन है तो इससे क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे भैया, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि उस फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ उसमें मेल होगा, या तो वो सिर्फ मेल प्लांट होगा, या वो सिर्फ फीमेल प्लांट होगा, तो भाई ये तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अपने आप ही अवॉइड हो गई। दिमाग लगाया आपने, है ना भाई, जब पौधे के अंदर है ही नहीं, फीमेल पार्ट है, मेल है ही नहीं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल में तो वैसे भी नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड, इसको हम बोलते हैं डाइक्लाइनिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये क्या रहता है, किस तरह से पोलन्स जो है जब आपके पिस्टल पे आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, तो वहां पे किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं एंड क्या क्या चीजें वहां पे होती है,
इसके बारे में हम लोग जानेंगे इन द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन प्रोसेस. ओके, सो दिस इज योर पिस्टल, राइट? ये आपकी पिस्टल है. हाँ, तो पिस्टल के ऊपर जब आपके पॉलन ग्रेन्स इस तरह से लैंड होते हैं, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये आके जब यहाँ पे लैंड होता है तो यहाँ पे स्टिग्मा ये देखती है कि क्या ये इससे क्या ये इसके लिए कंपैटिबल है या नहीं. यहाँ पे होता है इसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट. ठीक है, जैसे कोई भी लड़की किसी भी लड़के को डेट करने से पहले क्या चेक करती है कि वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं, है ना? यही करती है ना. आप बोलो कि मैम आप हर चीज ऐसे क्यों समझा रहे हो? क्योंकि बेटा मेल और फीमेल को समझने के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे नहीं लग रहा कि कोई है. ठीक है, आप लोग इजीली समझ भी जाते हो, और कोई एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा. तो कंपैटिबिलिटी देखती है कि नहीं, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, सब लड़की देखती है ना. सबसे पहला आपका चेकलिस्ट क्या रहता है कि हैंडसम है या नहीं. देखते हो? नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं. आप ये देखते हो कि मेंटालिटी कैसी है, राइट? आउटगोइंग है या नहीं, आपका ह्यूमर है या नहीं. ये 3-4 चीजें आप लोग चेक करते हो. कंपैटिबिलिटी, आपके साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं. कोई भी लड़की मतलब यही चेक करेगी. तो इसी तरह ये आपकी पिस्टल भी यही चेक कर रही है. ठीक है, आपकी स्टिग्मा जो है वहां पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट करती है कि पॉलन वहां कंपैटिबल है या नहीं है. अगर तो वहां कंपैटिबल है तो क्या होगा, तो यहां से बच्चे पॉलन ट्यूब अराइज होना स्टार्ट हो जाती है. इस तरह से यहाँ पे आपकी पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है. बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहता है इस तरह से, दिस इज योर ओव्यूल. ठीक है, ये आपका ओव्यूल रहता है. इसी ओव्यूल के अंदर आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ किसी एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो वहां पे पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी बच्चे? फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड. एंड आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड कहाँ होता है? क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा रहता है, आना है, तो पॉलन ट्यूब को बिल्कुल यहाँ से आना पड़ता है एंटर करने के लिए. समझ गए? क्योंकि इसका माइक्रोपाइल एंड नीचे रहता है और चलाजल एंड ऊपर रहता है. तो इस तरह से पॉलन ट्यूब आती है एंड इट एंटर्स द ओव्यूल. बात समझ में आई? ओके, एंड दिस कंपैटिबिलिटी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल डायलॉगिंग. ये जो कंपैटिबिलिटी होती है, यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये चेक करते हैं कि आपस में ये कंपैटिबल है या नहीं. ठीक है, तो केमिकल डायलॉगिंग का मतलब है कुछ केमिकल्स ये पॉलन्स रिलीज करते हैं. अगर यहाँ पर इस स्टिग्मा के पास उसके रिसेप्टर्स हैं, है ना, उसके रिसेप्टर्स हैं, तो वहां पे वो अलाउ करता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन. अगर उसके रिसेप्टर्स वहां उस पॉलन ग्रेन्स के एंटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनके मीडिएटर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो पॉलन ट्यूब वहां पे फॉर्म नहीं होगी. बात समझ में आ गई? यही कंपैटिबिलिटी टेस्ट यहाँ रहता है. क्लियर? नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलन ट्यूब इट एंटर्स द ओव्यूल. और यही सारा जो पूरा प्रोसेस है, पॉलन लैंडिंग से लेके एंट्री इनटू द pollen, entry of the pollen tube inside the ovule, the entire steps are considered as the pollen pistil interaction. इन्हीं steps को हम क्या कहते हैं? pollen pistil interaction. अब देखो बच्चे क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे सारी स्टोरी यही बता देती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आपको मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है या तो वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है या 3 सेल स्टेज में. ठीक है, तो इसके पास 3 न्यूक्लियस रहते हैं अगर 3 सेल में होता है, और अगर 2 सेल में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरेटिव सेल जो होता है वो यहाँ पे अपने यहाँ पे माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी फॉर्म कर चुका होता है. और ये जनरेटिव जो है वो बाद में क्या बन जाती, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या बन जाते हैं? मेल गैमीट्स. और जो ऊपर का रहता है आपका वेजिटेटिव, इसका जो न्यूक्लियस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं?
ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में. सो दिस इज योर ट्यूब न्यूक्लियस एंड द अदर वंस आर योर, ये आपके क्या रहते हैं यहाँ पे, मेल जर्म सेल या मेल गैमीट्स. ठीक है, ये मेल जर्म सेल्स हैं आपके या मेल गैमीट्स है, जो कि हाउ मेनी आर देयर इन नंबर, 2. ठीक है, ये 2 होते हैं. नाउ ये पॉलन जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ये आपका इस तरह से ये तीनों न्यूक्लियस अंदर रिलीज हो जाएंगे. पॉलन वाला जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे आगे चलेगा और ये दोनों इसके पीछे पीछे चलते हैं. तो इसी तरह से ये पूरी पॉलन ट्यूब में लेंथ वाइज आगे मूव करते हैं. पॉलन ट्यूब की जो यहाँ ग्रोथ हो रही होती है बच्चे, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज हैपनिंग entirely by the process of chemotropism. ठीक है, growth of pollen tube is what, chemotrophic here. ठीक है, पूरी की पूरी कीमोट्रॉफिक ग्रोथ है. कीमोट्रॉफिक कैसे कि यहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं और उसी हिसाब से आपकी पॉलन ट्यूब की मूवमेंट होती रहती है. ऐसे मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और क्लास में कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल इधर. यहाँ पर आते आते आपका ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और ये मेल गैमीट्स को यहाँ पर रिलीज करके खत्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस का काम खत्म. अब अंदर कौन एंटर करता है, अंदर एंटर करते हैं ये 2 मेल गैमीट्स. यहाँ पर पहुंचकर इनकी मुलाकात होती है किससे, फिलीफॉर्म अपैरेटस से. ठीक है, यहाँ आपके 2 सिनर्जिड्स रहते हैं जिनके अंदर इनकी मुलाकात होती है फिलीफॉर्म अपैरेटस से. याद आ रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. ठीक है बच्चों, ये आपको डायग्राम याद होगा. आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दिस फीमेल गैमेटोफाइट. ये आपके 3 एंटीपोडल्स यहाँ रहते हैं. ठीक है, और बीच में आपका क्या रहता है, सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड यहाँ पर रहेगा आपका एक एग सेल, क्लियर, विच इज द फीमेल गैमीट. ये जो एग सेल है यही आपका फीमेल गैमीट है. तो अब बस क्या होगा, सिंपली मेल गैमीट आपके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट. ओके, सो सिंपली व्हाट विल हैपन हियर, मेल gamete meets with the female gamete, okay, and form zygote. And this process is known as what, fertilization. इसी को हम क्या कहते हैं, fertilization, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, syngamy. ठीक है, syngamy, fusion of your मेल एंड फीमेल गैमीट्स. क्लियर हो गई बात. देखो बच्चे, ये मेल गैमीट जो है यहां से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा बच्चे, इट विल रीच टू योर एग सेल. यहां पर पहुंच जाएगा एग सेल के पास और फ्यूज करके आपका जाइगोट बना देगा. और इसको यहां तक पहुंचने में मदद कौन करेगा, ये आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस ही जो होते हैं वो गाइड करते हैं एंट्री ऑफ द गैमीट्स इनसाइड द ओव्यूल. सो फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको यहाँ पे प्रोबेबली रास्ता प्रोवाइड करता है और ये एक यहाँ पे चला जाएगा. और जो दूसरा गैमीट बच गया, 2 मेल गैमीट्स थे ना, जो दूसरा गैमीट है वो बच्चे यहाँ पे आके फ्यूज हो जाते हैं आपके किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी आपके सेंट्रल सेल के साथ. तो इसको भी मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, बेसिकली इट्स अ फ्यूजन, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ये आपके क्या है, सेंट्रल सेल. ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, एक मेल गैमीट ने फ्यूज किया और बनाया क्या, PEN, पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ओके, बात समझ में आई. एंड क्योंकि देखो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉइडी एक्सप्लेन करती हूँ. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दिस इज N+N
प्लस आपका मेल गैमीट, अगेन व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रक्चर विल बी 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड। बात समझ में आई? दिस इज 2n, this is n, so this forms your triploid structure. And if we talk about the syngamy, what is happening here? Male gamete, this is n, this is female gamete, this is n, haploid plus haploid, it will form a diploid zygote. So normally zygotes are diploid only because they are formed by the fusion of two haploid gametes. ठीक है, बात समझ में आ गई? haploid diploid तो क्लियर है, क्लास 11th में सब पढ़ के आए हैं। n हैप्लॉइड होता है जहां पे सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है किसी भी सेल के अंदर। डिप्लॉइड क्या होता है? जहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। बात समझ में आई? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन क्लास 11th। और अगर अभी भी आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और इन सब में कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन स्पेसिफिकली दिस टॉपिक। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं। हियर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन, और जो ये वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आ गई? सो स्टूडेंट्स, सिंस 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हैपनिंग, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की क्या हो रही है? फ्यूजन हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? सो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन प्लस योर सिनगेमी, है ना, 2 तरह की हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुई बात सभी को? ये दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? ऑलराइट, सो आई हैव ऑलमोस्ट एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैं आपको पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी इसी को हम फटाफट से डायग्राम्स के स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि इस तरह से पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे क्या रहता है आपकी, देयर इज दिस डेपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे इसके ऊपर, पर जो सिर्फ कंपैटिबल रहेगी बच्चे, उसी की पॉलन ट्यूब जो है वो फर्दर ग्रो करती है विद इन योर स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी, एंड फाइनली इट रीचेस योर ओव्यूल, राइट। और ये सारे स्टेप्स जो रहते हैं लैंडिंग से लेके एंट्री तक, इसी को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। देन आई टोल्ड यू कि आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो हमेशा 2 सेल में रिलीज होता है, कभी कभी 3 सेल में भी हो जाता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो हियर योर ट्यूब न्यूक्लियस इज देयर, जो वेजिटेटिव सेल का बड़ा सा न्यूक्लियस है, और जो आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। और यही आपके जो मेल गैमीट्स हैं इस तरह से पॉलन ट्यूब के अंदर रिलीज होते हैं, और आगे आगे क्या चल रहा होता है? ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि मेल गैमीट्स को सिर्फ गाइड करता है कहाँ तक? आपके लास्ट माइक्रोपाइल एंड तक, ठीक है। यहां तक आते आते आपका ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है आपका सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट्स का, जो कि 2 रहते हैं नंबर में, यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करेगा एंट्री अंदर की तरफ। ये रहे आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस तरह से मेल गैमीट्स जो है यहाँ पे है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो चुका है, अंदर जा रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मेल, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके रहे मेल गैमीट्स। एक ने क्या किया? एक ने इधर आपके एग सेल से जाके फ्यूज किया। ये आपका एग सेल है, ठीक है, ये बड़ा सा एग सेल यहाँ दिखाया हुआ है। सो एक जाएगा आपके इधर से निकल के, देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस इधर रास्ता दिखा रहा है, पॉलन ट्यूब यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। सिनर्जिड न्यूक्लियस भी आपका गया। देखो सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स आपके बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। वंस योर जाइगोट एंड योर PEN is formed, that is periendospermic nucleus is formed. After that what happens? जो आपका जो दूसरे सेल्स थे आपके फीमेल गैमेटोफाइट में, सिनर्जिड थे, 3 एंटीपोडल्स थे,
वो सब यहाँ पे अब खत्म होना चालू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है आपका आखिरी में, एग सेल, जिसके साथ ये मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, नहीं ये रहा, सॉरी इधर से आ रहा है, माय बैड, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर, ये इधर से आएगा, ओके, ये इधर आ गया, और ये वाला जो है ये इनके साथ जाके फ्यूज करेगा यहाँ पे, ये देखो ये इधर से निकल रहा है, कैन यू सी, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, पता है ना, ये मेम्ब्रेन को यहाँ पे तोड़ते हुए बाहर निकल रहा है वेसिकल की फॉर्म में। सो दिस इज द मेल न्यूक्लियाई व्हिच इज गोइंग टू फ्यूज हियर, एंड दिस मेल न्यूक्लियाई इज गोइंग टू फ्यूज हियर। क्लियर हो गई बात? ये बना देगा आपका जाइगोट, ये बना देगा आपका PEN, ठीक है, एंड रेस्ट यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी सेल्स है, वो सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। क्लियर हो गई सभी को बात? Yes or no? Have a look here. See this release of male gametes. Zygote is formed here, and your PEN, periendospermic nucleus, converts into the endosperm. जो आपका बच्चे periendospermic nucleus बना था ना, वो फर्दर बाद में जाके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो यहाँ पे फाइनल आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एंडोस्पर्म, और आपका डबल फर्टिलाइज आपका जो सिंपली सिनगेमी से प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉयड, एंड दिस इज ट्रिप्लॉयड। क्लियर हो गई सभी को बात? सभी को बात समझ में आ गई? So this is all about your double fertilization. Now we are going to talk about another interesting topic, that is artificial hybridization. Now ये क्या रहता है artificial hybridization? बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज में इंसान सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, ये देखता है कि भाई हमें कहाँ से फायदा मिलेगा, है ना, और उस फायदे के लिए वो क्या करते हैं, हर तरह की स्पीशीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कभी उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी इसी तरह का मेथड है जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हम अपनी पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करते हैं, ठीक है, हम इंसान, ठीक है, हमसे यानी इंसान जो है क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट जो हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट रहे, और साथ ही हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर देयर शुड बी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। अब हमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं पसंद आ रहे हैं, पर ये दोनों अलग अलग प्लांट्स में मिल रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने दोनों के ही मेल और फीमेल को मिला के आपस में ही एक नया प्लांट बना दिया खुद से, ठीक है, तो हम भगवान बनते जा रहे हैं। ऑलराइट, सो यही प्रोसेस क्या रहता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब पता है ना, जब किसी भी कोई दो चीजों को मिलन हो जाता है दैट इज हाइब्रिड, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज, प्लांट की अलग अलग स्पीशीज को आपस में मिला के एक नया ऐसा प्लांट क्रिएट किया जिसके अंदर दोनों की फीचर्स या कैरेक्टर्स थे। तो ये हमने आर्टिफिशियली किया, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर को फ्यूज कराएंगे, है ना। देखो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वही हमें आर्टिफिशियल कराना है। नेचुरली क्या होता है, पॉलेंस आते हैं, स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, फर्दर वहां फर्टिलाइजेशन, बाकी का प्रोसेस नेचुरली होएगा, राइट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें मेल फ्लावर ढूंढना है, फीमेल ढूंढना है, और उनको आपस में क्या करानी है, वहां पॉलिनेशन। बस यही स्टेप्स हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। सो इसके लिए वी फॉलो 2-3 स्टेप्स। व्हाट आर दोस? सबसे पहले आता है इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारा फीमेल फ्लावर है, हम यहाँ पे छेड़छाड़ किसके साथ करते हैं, इमास्कुलेशन में फीमेल फ्लावर के साथ करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्यों करते हैं? और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो फीमेल फ्लावर है हमें उसका सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पिस्टल। उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, पिस्टल, राइट। उसके अलावा जो भी वहां एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा यानी कि जो वहां पे पेटल्स हैं वो हमें फर्टिलाइजेशन में चाहिए नहीं, सेपल्स हैं वो हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें वहां पे एंथर्स की रिक्वायरमेंट है, मेल पार्ट की है रिक्वायरमेंट, हमें तो सिर्फ फीमेल पार्ट चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमें नहीं चाहिए ना, उसको हम फिजिकली विद अ पेयर ऑफ सिजर्स
ठीक है, कैंची लेके कट 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 कर देते हैं, या फिर इस तरह से फोर्सेप्स से भी हम प्लग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बैगिंग की तरफ। अब बैगिंग क्या है, देखो हमारा फीमेल पार्ट तो हो गया तैयार, है ना, हमारा पिस्टल तो हो गया रेडी। दूसरा हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें मेल पार्ट चाहिए, यानी मेल पार्ट के अंदर हमें क्या चाहिए बच्चे, उसके एंथर्स, और एंथर्स में से क्या चाहिए हमें, उसके पॉलन ग्रेन्स। तो हम क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर को लेते हैं, ठीक है। इससे पहले, बैगिंग से पहले एक और प्रोसेस यहाँ आता है जिसको हम बोलते हैं डस्टिंग, ठीक है, डस्टिंग ऑफ पॉलन्स, राइट। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम जो मेल फ्लावर होता है ना, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है यानी कि जो एंथर्स होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स को ऐसे ब्रश होता है ना आपका, जिससे आप पेंटिंग करते हो, वही वाले ब्रश यूज करने हैं, लेकिन साफ धुले हुए, ठीक है। तो ब्रश लेके, ड्राई ब्रश लेके हम वहां पे पॉलन ग्रेन्स को लेंगे और जाके स्टिग्मा के ऊपर ऐसे धड़ धड़ ऐसे झाड़ देंगे, बस डस्ट कर देंगे। तो इतने सारे पॉलन ग्रेन्स हमने डस्ट कर दिए, कोई ना कोई तो वहां पे जाके पॉलिनेशन करेगा ही करेगा, है ना, कोई ना कोई तो वहां पे जाके आपकी जर्मिनेशन करेगा ही करेगा, राइट। सो आफ्टर दिस इज डन, नाउ वी विल पैक योर दिस फ्लावर विच इज हैविंग द फीमेल पार्ट, एंड उसको इस तरह से हम बाहर के दूसरे पॉलन से, दूसरे डस्ट से, या और किसी भी तरीका जो भी बाहर से एक्स्ट्रा चीजें उस पर लैंड कर सकती हैं, उनसे उसको बचाएंगे। और हम उसको एक बटर पेपर या फिर कोई भी एक इस तरह से क्लॉथ बैग लेके क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। अब हमने कर दिया इसको कवर, ठीक है। क्यों किया था कवर, ताकि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके लैंड ना करे और हमारी मेहनत को खराब ना करे, ठीक है, या और भी किसी तरह का कोई एजेंट कुछ भी ऐसा हो जो बाहर से ना आए। क्लियर हो गई? अब हमने उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, ताकि जो वहां स्टिग्मा है वो क्या हो जाए, स्टिग्मा अब वहां पे हो जाए रिसेप्टिव, यानी स्टिग्मा अब मैच्योर हो जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए, ठीक है, ताकि यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए, राइट। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता रहेगा, धीरे धीरे यहाँ पे आपका जो फर्दर प्रोसेस है वो चलेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे एक प्रोसेस और कर देते हैं, दैट इज टैगिंग। बैगिंग के बाद हम वहां पे टैगिंग करते हैं। टैगिंग में कुछ खास नहीं, अरे सिंपली हम क्या कर रहे हैं यार, वहां पे हमने प्लांट्स के स्पीशीज के नाम लिख दिए कि हमने मेल कौन सा लिया है, फीमेल कौन सा लिया है, तिथि क्या थी, दिन क्या था, समय क्या था, है ना, ये छोटी छोटी डिटेल्स हम मेंशन कर देते हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद जब उसकी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, आफ्टर द बैगिंग, द रीबैगिंग इज डन। क्लियर? बात समझ में आ गई? सो दिस इज द प्रोसेस विच इज डन इन योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर सभी को? यस और नो? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने जाना आज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा, और हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको क्लियर कट समझ में आ गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So that was all for today's class. We are going to meet in the next class with the next topic, that is post-fertilization events. Till then, take care everyone and bye-bye.